नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी वजह से हर साल जब भी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या अनाउंस किया गया है। बेसिकली यहां पर जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन से बड़े प्लान्स हैं जो कि रिलायंस लेकर आने वाला है। क्या वो जो उसका बिजनेस है ऑयल वाला बिजनेस में ही रहेगा या फिर अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है, कुछ नई चीजें निकाल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हो रहा है, जो सऊदी अरमको का मामला था उसमें यहां पर क्या होने वाला है। तो काफी कुछ जानने को है। यहां पर हम बात करेंगे कि आज ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है इसके अंदर कौन कौन से बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। जब मैं कहता हूं एजीएम, देखिएगा कोई भी कंपनी हो, जी हां कोई भी कंपनी हो एक्सेप्ट 1% कंपनी, आप देखिए 1% वाली कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो तो खुद से ही क्या ही एनुअल जनरल मीटिंग करेगी। लेकिन हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि हर साल यहां पर एक मीटिंग बुलाई जाए, जितने भी उसके पार्टनर्स हैं सभी के साथ बैठकर, जो शेयर होल्डर्स हैं। अब जाहिर सी बात है रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के पास तो बहुत बड़ी मात्रा में शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो उस कंपनी के ओनर होते हैं। भले ही आपने शेयर मार्केट से एक ही शेयर खरीदा हो रिलायंस का, फिर भी आप रिलायंस के ओनर कहलाओगे। तो बेसिकली एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी होता है हर साल यहां पर डिस्कस करने का, कंपनी के प्लान्स कहते हैं, कंपनी कहां पर निवेश करना चाह रही है, एक ओवरव्यू मिलता है, आप ये कह सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी जब पहली बार सेटअप की गई है, जब पहली बार रजिस्टर की गई है, उसको फर्स्ट 18 मंथ्स के अंदर ये एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी होती है। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, सभी के साथ ये मीटिंग करनी होती है। तो यहां पर 18 महीने के अंदर करना होता है। उसके बाद हर साल एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अब क्या हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये 44th एनुअल जनरल मीटिंग था। और रिलायंस में आपको बता दूं कि ये देश की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कहता हूं, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस का ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिख रहा होगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, जो प्राइस है इस समय शेयर की, आई थिंक शायद कितना 2100 2200 के आसपास चल रहा है, शायद 2100-2200 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो ये क्या है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये पूरे देश भर में सबसे वैल्यूएबल कंपनी आप कह सकते हो। और इसके अंदर जाहिर सी बात है जो मुकेश अंबानी है उनका शेयर होल्डर आप देख पाओगे, जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो इसको स्टार्टिंग से चला रहे हैं, उनके पास कितना शेयर है? ऑलमोस्ट 50% के आसपास। इनफैक्ट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ शेयर है, रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी निवेश करती है अलग अलग उसमें दूसरे माध्यम से। इसके अलावा यहां पर जो जनरल पब्लिक है, जो हम शेयर मार्केट में खरीदते बेचते हैं, उसका आप देख सकते हो 8 से 9% जो शेयर है वो जनरल पब्लिक के पास है। तो इसका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है। देखिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड को लेकर चर्चा हुआ। जब ये पूरा स्टार्ट हुआ एनुअल जनरल मीटिंग, इसके अंदर जो नीता अंबानी है, जो मुकेश अंबानी है, कई लोग, इवन जो सुंदर पिचाई हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो ये पूरा जो वर्ष गया था, आपको पता है कोविड से रिलेटेड से जूझ रहे थे। तो रिलायंस का जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ टाइप का है, उन्होंने 5 मिशन स्टार्ट किए थे, जैसे मिशन ऑक्सीजन हो गया, कोविड इंफ्रा हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जिसको लेकर यहां पर मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो वहां उनकी जो जामनगर रिफाइनरी फैक्ट्री है, आपको पता होगा गुजरात के अंदर, ये जामनगर आप देख रहे हो, यहां पर एक काफी बड़ा करीब 5000 एकड़ में फैला हुआ ये रिफाइनरी एरिया आपको मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, जो क्रूड ऑयल वगैरह आता है ना यहां से बाहर से, तो उसकी रिफाइनरी की जाती है, तभी तो आपको पेट्रोल डीजल अलग अलग उसमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये बताया कि हमने इसको एक प्रकार से ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी उसमें लगा दिया था। देश भर में जितना भी ऑक्सीजन का नीड्स था उसमें से 11% अकेले रिलायंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो ये यहां पर कोविड को लेकर बताया गया कि हमने क्या किया है। दूसरा, इसमें जो एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड, क्या फाइनेंस की स्थिति है। देखिए यहां पर बताया गया है पैंडेमिक के ईयर के बावजूद भी इनका जो रेवेन्यू है इट वाज अराउंड 5,40,000 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा होता है, 5,40,000 करोड़। और एबिटिडा अगर हम बात करें, देखिए एबिटिडा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो उसको निकालना होता है, उसके पहले यहां पर जो अर्निंग्स है, मतलब जो टोटल अर्निंग्स है यहां पर। रेवेन्यू तो क्या होता है, रेवेन्यू के अंदर आपका एक्सपेंसेस भी जुड़ा होता है, प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस वगैरह हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका एबिटिडा निकलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि कंपनी की हालत कैसी है। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो करीब 1,00,000 करोड़ के आसपास दिखेगा, 98,000 करोड़ स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा
कि अभी तक क्या होता था, जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते थे, जो मुकेश अंबानी वाली कंपनीज हैं रिलायंस सारी, उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलता था कि उनका जो रेवेन्यू है, जो उनका अर्निंग्स हैं, वो ज्यादातर क्या होता है कि जो उनकी रिफाइनरी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, रिफाइनरीज हैं, उससे आता है उनका ज्यादातर ऑयल जो बिजनेस है उससे आता है। लेकिन अब यहां पर चीजें शिफ्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं रिलायंस जो है वो अपना कंज्यूमर बिजनेस पर फोकस कर रहा है और इसीलिए 50% करीब जो उनका एबिटिडा है वो कंज्यूमर बिजनेस से आया है। जैसे रिटेल वगैरह हो गया, रिलायंस फैशन आपने सुना होगा, जो हम खरीदते हैं ना सामान वगैरह, तो वो कंज्यूमर बिजनेस से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर यह भी डिस्कस किया गया कि रिलायंस का इंडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो देखिए यहां पर कुछ आंकड़े बताए गए, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 6.8% अकेले रिलायंस करता है। न्यू जॉब्स पिछले साल क्रिएट हुई हैं जिसमें 75,000 कंट्रीब्यूशन किया गया है रिलायंस के द्वारा। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी 21,000 करोड़, जीएसटी करीब 85,000 करोड़ और जो इनकम टैक्स है करीब 3,000 करोड़ के आसपास। तो ये कंट्रीब्यूशन किया गया है इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट यहां पर हम आते हैं सऊदी अरामको डील को लेकर। मैं आपको बता दूं पिछले बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही है, जो सऊदी अरामको है और जो रिलायंस है उसके बीच में पार्टनरशिप होना है। बेसिकली सऊदी अरामको क्या करेगा, जो O2C बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है रिलायंस का, उसमें वो निवेश करेगा। करीब 20% जो स्टेक है, ध्यान रखिएगा पूरे रिलायंस का 20% स्टेक नहीं, जो सिर्फ ऑयल और केमिकल वाला जो बिजनेस है ना आपका, उसमें से 20% हिस्सा सऊदी अरामको खरीदने वाला है, जिसके तहत $15 बिलियन के आसपास आएंगे रिलायंस के पास, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया, कई सारे दिक्कतें आ गई। इसको लेकर बोला गया है कि इसी साल के एंड तक ये फॉर्मल रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि जो रिलायंस है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी फोकस करने वाली है। जो न्यू एनर्जी है वो उसके ऊपर काफी फोकस होगा। स्पेशली अगर हम जामनगर, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, जामनगर अभी तक एक तरह से क्रैडल ऑफ ओल्ड एनर्जी बिजनेस कहा जाता था, ज्यादातर रिफाइनरी वगैरह वहीं पर देखने को मिलता था, फिर पूरे देश भर में फैला। तो जामनगर एक काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोला गया हम इसको एक क्रैडल ऑफ न्यू एनर्जी बिजनेस बनाएंगे। बेसिकली ये कहा जा रहा है रिलायंस के द्वारा कि हम 60,000 करोड़ के माध्यम से 4 गीगा फैक्ट्रीज, जी हां 4 गीगा फैक्ट्रीज, जामनगर का जो गीगा कॉम्प्लेक्स है वहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। जो 5,000 एकड़ में फैला हुआ है पूरा गीगा कॉम्प्लेक्स जो है, वहां पर 4 गीगा फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी ताकि 2030 आते आते यहां पर 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन अकेले रिलायंस कर सके। अगर आपको पता हो सरकार के द्वारा जो टारगेट दिया गया है 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी का, इट इज 450 गीगावाट के आसपास, ठीक है, जिसमें से 100 गीगावाट अकेले सोलर एनर्जी के माध्यम से रिलायंस ने सेट किया है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली क्या होगा कि यहां पर जो गीगा फैक्ट्रीज वगैरह खोली जाएंगी जामनगर में, इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक जो गीगा फैक्ट्री है, उसमें जो रॉ सिलिका होता है उसको कन्वर्ट किया जाएगा पॉलीसिलिकॉन में, फिर उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा इनगॉट और वेफर्स में। आपको पता है जो सोलर, अगर आपने पैनल्स देखा होगा उसमें वेफर्स लगे रहते हैं, तो यहां पर हाईएस्ट क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के वेफर्स वगैरह बनाए जाएंगे, सोलर सेल्स बनाए जाएंगे, ताकि जो सबसे चीपेस्ट सोलर मॉड्यूल्स हो वो भारत के अंदर अवेलेबल हो। क्योंकि अभी भी आपको पता होगा बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कराते हैं, चाइना हो गया, बहुत से जगह से यहां पर इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो यहां पर मेक इन इंडिया के तहत आप कह सकते हो कि भारत में ही इसको बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा चीपेस्ट रेट में। ओवरऑल रिलायंस का प्लान है कि न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में वो 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा अगले 3 साल के अंदर, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। और यहां पर मुकेश अंबानी ने कहा कि अभी तक हम क्या था कि जो इंपोर्टर हुआ करते थे एनर्जी का, अगर हम बिजनेस देखें तो ऑयल हो गया, इस तरह की चीजें हम मंगाया करते थे बाहर से, लेकिन अब वो चाहते हैं कि भारत जो है लार्ज एक्सपोर्टर बन जाए इन टर्म्स ऑफ क्लीन सोलर एनर्जी सोल्यूशन, हम पूरे विश्व को क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है दैट इज रिलेटेड टू चीपेस्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड। जी हां, सबसे सस्ता स्मार्टफोन, कोई प्राइस तो अभी नहीं बताया गया, लेकिन गूगल के साथ मिलकर ये जो स्मार्टफोन बनाया जा रहा है इसका नाम दिया जा रहा है जियो फोन नेक्स्ट। बेसिकली ये 4G स्मार्टफोन आप कह सकते हो, 4G चलेगा, लेकिन सबसे चीपेस्ट होने वाला है पूरे विश्व भर में। 10 सितंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर, ये बताया गया है। और यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं तो जो जियो का नेटवर्क है उसके अंदर अभी भी 200 मिलियन कस्टमर्स ऐड हो सकते हैं, वो यहां पर शामिल हो सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। प्लस गूगल को लेकर एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप बताया गया है, स्पेशली 5G को लेकर। यहां पर जो सुंदर पिच्चई हैं उनका भी एक बयान आया था, जो एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा था, तो वर्चुअल है, ऑब्वियस सी बात है अभी कोविड के समय। तो जो गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड आई एम श्योर आपको पता होगा, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, आपका जो डेटा वगैरह सेव रहता है, ठीक है, तो गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करेगा जो रिलायंस है। और जो
कोर रिटेल बिजनेस है पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, वो गूगल क्लाउड के अंदर शिफ्ट होने वाला है। मतलब जो डेटा स्टोरेज वगैरह फिजिकल तरीके से रिलायंस खुद करता था, उसकी बजाय आप कह सकते हो एक तरह से गूगल को जो है वो सौंप देगा, तो वो करने वाला है। इसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजीज हैं ओवरऑल, दैट विल बी पावर्ड बाय गूगल क्लाउड इटसेल्फ। तो गूगल के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप हो रही है 5G को लेकर। और यहां पर यह भी बोला गया मुकेश अंबानी के द्वारा कि जो रिलायंस है, इट विल बी अमंग द फर्स्ट कंपनीज टू लॉन्च फुल फ्लेजेड जो 5G सर्विसेज हैं। आपको पता होगा जस्ट 2 दिन पहले ये खबर आई थी, मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि टाटा और एयरटेल एक साथ आ गए हैं यहां पर, ताकि रिलायंस को काउंटर कर सकें इन 5G टेक्नोलॉजीज। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो देख रखा है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा रिटेल बिजनेस को लेकर। देखिए, जैसा स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि क्लियर यहां पर दिख रहा है कि जो रिलायंस है वो अपना बिजनेस ऑयल और केमिकल से शिफ्ट करके जो रिटेल बिजनेसेस हैं, 5G है, टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर शिफ्ट कर रहा है। तो रिटेल बिजनेस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो ग्रोसरीज वगैरह आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, घर पे बैठ के आजकल लोग खरीदने लगे हैं। बिग बास्केट आपने सुना होगा, ग्रोफर सुना होगा, तो उसको पूरी तरह से टक्कर अब यहां पर दे दिया है जियो मार्ट ने। यहां पर रिलायंस का कहना है कि वो जितने भी मर्चेंट्स हैं पूरे देश भर में 1 करोड़ मर्चेंट के साथ पार्टनरशिप करने वाला है अगले 3 साल के अंदर, जिसकी वजह से 10 लाख नई नौकरियां रिलायंस रिटेल क्रिएट करेगा। जो जियो मार्ट है पूरा, उनके द्वारा क्रिएट किया जाएगा और ये अगले 3 से 5 वर्षों में 3 गुना ज्यादा इनका पूरा विस्तार होने वाला है। तो रिटेल बिजनेस के अंदर बहुत ही एग्रेसिवली मूव कर रहा है रिलायंस, आप कह सकते हो। और लास्ट में कंक्लूजन में मैं आपको ये बता देता हूं कि इस समय रिलायंस की कैपेसिटी कितनी है। जो मुकेश अंबानी है उन्होंने ये बताया कि अगले 1 दशक में, क्योंकि अब आपको पता है 2021 से लेकर ये 2030 जो पूरा 10 साल गुजरने वाला है, इसमें रिलायंस के पास कहीं ना कहीं $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। मतलब रिलायंस इतना इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली या फिर पार्टनर्स के माध्यम से वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेगा अगले आने वाले वर्षों में। और ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो डिसिप्लिन मैनर में होगी, जहां जहां पर जरूरत है वही होगी। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग में यही होता है कि अपने जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनको भरोसा देना कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, देखिए हमने ये अनाउंस किया, और कुछ वैसा ही आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, जो भी बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया मैंने। जाने से पहले, क्योंकि हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जब कंपनीज फॉर्म होती है तो उसमें आपने MOU के बारे में सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी MOA के बारे में, ठीक है। तो जो MOA होता है उसमें सिग्नेचर करना होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कितने मेंबर्स के एटलीस्ट सिग्नेचर चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए? यहां पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।